लेकिन आज हम पूछना चाहेंगे उन चिंटू भक्तों को, उन मोदी भक्तों को जो आके अनाप शनाप हमारी पोस्टों पे लिखते थे, कहाँ हो? कहाँ हो? तुम्हारे चाचा की तो वाट लग गई। नेतन्याहू तो चूहे से भी कमजोर निकला, गीदड़ निकला। क्या हुआ? लेकिन आपको लोगों को यह भी बता दूं कि लड़ाई शुरू हुई थी क्योंकि इजराइल लगातार ये कह रहा था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कगार पे है। तो इजराइल और अमेरिका कौन होते हैं दुनिया में ये डिसाइड करने वाले कि किसके पास न्यूक्लियर हथियार होगा, किसके पास नहीं होगा? इजराइल के पास है, वो बताता भी नहीं है। 80 के दशक में उसको IAEA का नोटिस भी गया था, उसका जवाब नहीं दिया। अमेरिका उसको बचाता रहा और आज आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका की क्या हालत है। फिसड्डी लोग हैं, डरपोक हैं एक नंबर के। आज तक अमेरिका ने जितनी लड़ाई खुद लड़ी है हमेशा हारा है। कुछ छोटे मोटे देशों को हरा के यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से वो ये सोचता है कि बहुत बड़ा हीरो है, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत डरपोक है। आप लोगों को मैं बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये लड़ाई क्यों रुकवाई? इसलिए नहीं कि ईरान चाहता था, पर इसलिए कि इजराइल चाहता था। आधा इजराइल तबाह हो चुका है, बहुत सारे हजारों लाखों इजरायली भाग चुके हैं। पिछले साल भी भागे थे अक्टूबर में, अभी भी भाग रहे थे, क्योंकि वो उनकी जमीन तो है नहीं। इजरायलियों को पता है कि ये उनकी जमीन नहीं है, कब्जा करके बैठे हैं, इसलिए भाग रहे थे। अधिकांश यहूदी जो इजराइल में रहते हैं उनके पास डुअल नागरिकता है, 2 देशों की, यूरोप के, अमेरिका के देशों की नागरिकता लेके बैठे हैं। इसलिए जब डर लगता है तो भग लेते हैं। ऐसे डरपोक, गौमांस खाने वाले ऐसे डरपोक यहूदियों को हमारे देश के RSS के पसंद लोग सपोर्ट करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे भारतीयों को। अगर कहीं सड़क पे ऐसा भारतीय मिल जाए जो यहूदी इजरायली को सपोर्ट करता है तो खींच के तमाचा मार देना, बोलना नलायक आदमी, ऐसे डरपोक गौमांस खाने वाले लोगों को तुम सपोर्ट करते हो। बदतमीज भारतीयों, ऐसे वाले जो RSS के लोग हैं, और खास करके जो यहूदियों को और इजरायलियों को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका और इजराइल किसी भी देश को आतंकवादी कह दे, आप लोग मान जाएंगे? अमेरिका कह दे कि अफगानिस्तान आतंकवादी है, इराक आतंकवादी है, इजराइल कह दे कि ईरान आतंकवादी है, सबसे बड़े आतंकवादी तो अमेरिका और इजराइल ही हैं, सबसे बड़े आतंकवादी। धर्म के नाम पे आप इनको बदनाम करते हैं, इस्लामिक जिहाद और मुस्लिम आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी बोल के। तो अमेरिका वाले कौन हैं? अमेरिका की सरकार ईसाई आतंकवादी है उसी तर्ज पे, और इजरायली तो हैं यहूदी आतंकवादी। बोलने में, हलक में जुबान क्यों फंसती है किसी की? आतंकवादी तो ये लोग हैं। अरे भाई, 2 देशों के बीच में अगर लड़ाई होगी तो एक दूसरे पे आरोप तो लगाएंगे ही लगाएंगे। भारत कहता है पाकिस्तानी आतंकवादी है, पाकिस्तानी भारतीयों के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, ये तो आम बात है। लेकिन धर्म का नाम लेकर के बोलने वालों को 2 चांटे मारने चाहिए, 2 चांटे मारने चाहिए। क्योंकि अमेरिका ने किस आधार पे, किस अधिकार से ईरान पे बम बरसाए? ठोक दिया ना फिर ईरान ने। कतर में, सीरिया में, सब जगह, इराक में अमेरिकी बेसिस के ऊपर हवाई अड्डों पे जो अमेरिका की सेना के थे, ठोक दिया। क्या ही उखाड़ लिया ट्रंप ने? क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया? और नेतन्याहू ने क्या उखाड़ लिया? नेतन्याहू ने सिर्फ 2 चीजें उखाड़ी। एक, अपनी देश की जनता जो उसने वहां से भगा दी या भाग गई, और अपने देश को बर्बाद किया, इजराइल को बर्बाद किया। किसने? नेतन्याहू ने। आज का नहीं, 25 साल से रोता आया है नेतन्याहू कि ईरान को मारेंगे, ईरान को मारेंगे। मारो, देख लिया नतीजा, फाड़ के रख दी तुम्हारी। हकीकत तो यही है भैया, हकीकत तो यही है। इतने सालों से फिलिस्तीनियों को गाजा में, वेस्ट बैंक में इजरायली आतंकवादी परेशान करते आए हैं। बड़ा सपना था उनका, इजरायलियों का, ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, अरब देशों को मिलाकर के एक ग्रेटर इजराइल, अखंड इजराइल बनाएंगे। ये सुन लो अखंड भारत के सपना देखने वालों, ऐसे पेले जाते हैं जब ये अखंड अखंड के नाटक करते हैं। अमेरिका को दूसरी तकलीफ ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो फारस की खाड़ी से
जब आप बाहर निकलते हैं तो एक बहुत छोटा सा इलाका है जिसमें से निकलना होता है सारे जहाज़ों को। कुवैत, यूएई, दुबई वाला, इन सब की जान हलक में आ गई थी। क्यों? क्योंकि इनका तेल और गैस का धंधा बंद हो जाता। अमेरिका कहता था कि भाई हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे देशों को फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, तुम भी तो यही कर रहे थे। हम तो कभी कभी ये सोचते हैं, कि मुस्लिम शासकों या मुस्लिम राष्ट्रों पे ये अमेरिका और इजराइल जैसे देश क्या सोच करके उन्हें आतंकवादी घोषित कर देते हैं। भाई वो नाटो के जमाने चले गए, वो चला गया समय जब यूरोप की वॉर हुआ करती थी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, और उसके बाद जब इन्हीं गरीब देशों का इस्तेमाल करके वो अमीर ईसाई देश अफ्रीका और मिडिल ईस्ट और इन इलाकों में लड़ाइयाँ लड़ते थे और सोचते थे और इनको लड़ाते थे आपस में, वो चले गए ज़माने, लद गए। आज की तारीख में अमेरिका की 2 कौड़ी की कीमत नहीं है। वो बात और है, माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करने वाले नरेंद्र मोदी भी अब उससे दूर हो गए हैं। आपने देखा कनाडा में जो G7 की मीटिंग हुई थी, जब सारे देश वहां पे उपस्थित थे, मोदी जी भी थे उसी शहर में, लेकिन ट्रंप से मिलने नहीं गए। और फिर उसके बाद एक समाचार आया कि मोदी जी ने ट्रंप को फोन किया और खरी खरी सुना दी। ये हमारी गोदी मीडिया चलाती है, खरी खरी सुनाती। औकात नहीं थी कि जब एक बार अमेरिका ने ईरान पे बम डाले, उसके बाद नरेंद्र मोदी ट्रंप को फोन करते और कहते कि ठीक है जनाब, जो भी हुआ ना। फोन करने तक की औकात नहीं है नरेंद्र मोदी की। उसे तो छोड़ो, वो नेतन्याहू को फोन करने की उसकी औकात नहीं है नरेंद्र मोदी की। एक फोन नहीं किया नेतन्याहू को उसने, फोन किया तो किसको किया? ईरानी राष्ट्रपति। सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कर रहे थे वहां मोदी जी। क्यों? तेल तो ईरान देता है भाई, फटी पड़ी उनकी। ऐसे नरेंद्र मोदी को आप लोग चुन के प्रधानमंत्री बनाते हैं, बेवकूफों। जिस आदमी की विश्व में 2 कौड़ी की औकात नहीं है, जो ऐसी जगहों पे, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री कोई भी होगा जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, वहां जाके बंदरों की तरह ही करके हंसता है, इसके सिवाय तो कुछ करता नहीं है, हैं? ऑपरेशन सिंदूर में वहां से आया फोन, किसका आया था? डोनाल्ड भाई के भाई का। और मोदी को बोल दिया चुप बैठ जा, बैठ गया। फिर आप लोग फालतू की बकवास लगा रखी थी कि अरे उनके जनरल, पाकिस्तानी जनरल मुनीर को वहां बिठा लिया है और वो कर लिया है। वो उनके साथ है भैया ईरान के, वो उनको न्यूक्लियर बम देने की तैयारी में था। और जिनको नहीं पता है, जो स्कूल नहीं गए हैं, जो 2014 के बाद पैदा हुए, उन्हें मैं बता दूं, ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर एक ही है, जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। वो ऐसे ही चलता चला जाता उनके पास। सबकी बत्ती बजा रखी थी भैया ईरान ने। और आज की तारीख में विद द बैकअप ऑफ चाइना एंड रशिया, क्योंकि ये होता ही है, गुटबाजी तो होती है, आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में, एशिया की बात नहीं करूंगा, इन कॉन्टिनेंट्स में, याद रखिए फिर से नाम बता रहा हूं, जो महाद्वीपों के नाम बता रहा हूं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का एरिया, इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर आज की तारीख में ईरान है। ना अमेरिका है, ना इंग्लैंड है, ना जर्मनी है और ना इजराइल है। बहादुर ईरान ने जो इजराइल को पटकनी और अमेरिका को धूल चटाई थी, उसके बाद क्योंकि अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर साइट्स पे B-2 बॉम्बर से हमला किया था, उसका बदला लेने के लिए पहले कतर और उसके बाद इराक में जो अमरीकी ठिकाने हैं, उन पे आज ईरान ने रॉकेट और मिसाइलें दागी। बैलिस्टिक मिसाइल से 6 बैलिस्टिक मिसाइल दोहा कतर के पास अमरीकी ठिकाने पे दागी, जो वहीं गिरी। बड़े धमाके हुए, नुकसान का बाद में पता चलेगा। साथ ही साथ इराक में अमेरिकी ठिकाने पर भी मिसाइलें दाग के ईरान ने अपना हिसाब बराबर किया। ईरान के राष्ट्रपति ने इन हमलों से पहले सोशल मीडिया पे लिखा कि
हमने तो कोई शुरुआत नहीं की थी, जिसने की थी उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अब जहां तक मेरी समझ कहती है, इसे डी एस्केलेशन का पॉइंट कहा जाता है। यानी तुमने जितना मारा हमने उतना मारा, बात बराबर हुई। इसके बाद भी अगर तुम्हें शौक है अमेरिका, तो आओ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी गला दबा दिया जाएगा और कतर और दुबई यानी कि यूएई का धंधा 1 मिनट में चौपट हो जाएगा। कुवैत सूख जाएगा। और रही बात लड़ाई की, ईरान बहुत बड़ा देश है। इजराइल एक गलती कर बैठा था, उसको लगा था हमास हिजबुल्ला से मुर्गा लड़ाई लड़ते लड़ते वो भूल गया था कि ईरान एक बहुत बड़ा देश है। अमेरिका ने एक नौटंकी की थी, हम सब जानते हैं, पहले ही बता दिया था, सारा यूरेनियम हट चुका था। लेकिन ये सारा का सारा काम, धमाल, लड़ाई, ये जो भी आप देख रहे हैं, ये एक स्क्रिप्ट जैसा ही लग रहा है। स्क्रिप्ट उतनी तो नहीं है कि इजराइल और ईरान के बीच का झगड़ा, लेकिन उसके बाद ये डी एस्केलेशन का तरीका होता है। यानी बच्चा जब ज़्यादा रोता है तो माँ एक ज़ोर का थप्पड़ मारती है, बच्चा चुप हो जाता है। मुझे ऐसा ही लगता है कि अब कल या परसों से डी एस्केलेशन होगा। इजराइल हार चुका है, नेतन्याहू भीख मांग रहा है।